हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 14 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 14.4.1। इसमें है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कि भारत में आर्थिक नियोजन के जो हैं उद्देश्य क्या हैं। Planning in India was adopted as an important tool for transformation of the country before independence. Planning was adopted to fulfill the dreams for a good economic future of the country. In every 5-year plan, many aims and objectives were fixed and efforts were made to achieve them. Main objective of planning in India are given below in brief. यानी भारत में नियोजन को देश के रूपांतरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भविष्य के संबंध में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया गया। सार रूप हम कह सकते हैं कि निम्न जो नीचे दिए हुए हैं वो भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है इसमें टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। सेकंड दिया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या का समाधान करना। थर्ड है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस बाय एंडिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, कि आय की जो असमानताएं हैं उनको कम करना तथा गरीबी और आय की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इट मीन्स दैट inequality in the income should be reduced and all the peoples at social and income at the stage of income are equally. There will be no poverty in the country according to that planning. That fourth one is to make maximum use of human resources and provide more employment opportunities, कि उपलब्ध मानवीय पूंजी का कुशलतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। यानी जितने भी हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम मैक्सिमम उसका यूज़ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाना। फिफ्थ है आपका टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर्स, स्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना तथा हम कह सकते हैं लेकिन मुख्यतः जो खाद्यान्न एवं औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। सिक्स्थ है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय परंपरागत जो अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकरण करना। यानी जो हमारी पुरानी जो अर्थव्यवस्था है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसको मॉडर्न तरीके से अचीव करना है। सेवन्थ पॉइंट इसमें है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड अचीव कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। 8 पॉइंट है इसमें आपका टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास जो है वो अर्थहीन हो जाता है। 9th इसके अंदर आप जो प्लानिंग के अंदर रखा गया जो ऑब्जेक्टिव था कि रूरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन। ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करना, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि इत्यादि जो है इसके अंदर यूज़ किया गया। लास्ट 10 पॉइंट रखा गया टू एंड रीजनल इनइक्वालिटीज़, कि क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति करना भी इस योजना के अंदर रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, की भारत में पंचवर्षीय योजनाएं।
12 years plan have been made so far under the policy of planned economic development। नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। ये उनका जो है डिटेल्स है कि ये 5 ईयर प्लान्स जो हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, सेकंड जो है वो आपका 56 टू 61 है। इस तरह से आपको सारे जो प्लान्स हैं 12 5 ईयर प्लान्स के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब हम चलते हैं। इंडो पाक वार कंटिन्यूस, ड्रॉट प्राइस राइज एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इंटरप्टेड द प्लानिंग प्रोसेस, सो 3 एनुअल प्लान्स वर मेड बिटवीन 1968 टू 1969। कि भारत पाकिस्तान युद्ध, लगातार सूखे, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों में क्षय से तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में आई बाधा के कारण 1966 से लेकर 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ प्लान हॉलिडे। इस अवधि को जो है योजना अवकाश भी कहा जाता है। देन जनता गवर्नमेंट ended the 5-year plan before time in 1978 and made continuous yearly plans from 1978 to 1983. In 1980s, the Congress government ended this continuous plan and announced 6th 5-year plan from 1st April to 1981 to March 1985 was included in 5th plan, and 1979 to 80 plan was considered as 1-year plan. In the same way, the 8th 5-year plan could not be implemented due to rapidly changing political situation। अब हम बात करें कि इस अवधि की तत्कालीन जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समय से पहले ही जो है 1978 में ही समाप्त करके 1978 से 1983 के लिए अनवरत योजनाएं प्रस्तुत की। 1980 में कांग्रेस सरकार के अनवरत योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना घोषित की और 1978 से 1989 के वित्त वर्ष को पाँचवीं योजना के साथ जोड़ दिया गया तथा 1979 से 80 के जो योजना थी उसको 1 वर्षीय योजना की तरह देखा गया। इसी प्रकार तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ नहीं की जा सकी। ठीक है, अब है इसमें द बेसिस ऑफ 12th। हम बात करें, द बेसिस ऑफ 12th 5-year plan was assimilated and sustainable rapid development. The revised target of this plan was to achieve 8% growth rate। कि इसमें ये रखा गया कि इसमें कम से कम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार जो है तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। इस योजना में 8% विकास की दर का संशोधित लक्ष्य जो है वो रखा गया और साथ ही गरीबी निवारण, बेरोजगारी की कमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, यहाँ पे ये दिया हुआ है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि जो है निगरानी योग्य लक्ष्य भी यहाँ पे रखे गए। देयर वर ऑल्सो सम अचीवेबल टारगेट्स लाइक अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाना है, एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, इनको हटाना है। अब इसमें है रोलिंग प्लान आपका दिया हुआ है। रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना। तो इसमें है अंडर दिस प्लान अ करंट प्लान इज अपडेटेड एंड रिव्यूड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग टारगेट्स, एस्टिमेट्स रिसोर्सेज, एलोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द करंट प्लान। इसका मतलब है कि इसमें एक चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित किया जा सकता है। इसमें चालू योजना के लक्ष्यों, अनुमानों, संसाधन आवंटन और योजना की समयावधि को परिवर्तित करने को जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। इसमें जो है इसको इतना फ्लेक्सिबल रखा जाता है। अब आपका इसमें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन द 1st January 2015 अंडर अ resolution by the central cabinet. At present, the chairman of Niti Aayog is Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Vice chairman is Shri Arvind Pangidia, and chief executive officer is Shri Amitabh Kant.
नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो श्री अरविंद बनगड़िया हैं तथा मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत हैं। और फिर अगर हम बात करें कि ऑल द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग की जितने भी राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स और डिप्यूटी जो गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ के वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग इज़ प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल एडवाइस अलॉन्ग विद मेकिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमेशा अपनी सलाह जो है ये लोग जो है नीति देते हैं और इसके लिए रणनीति बनाते हैं, दीर्घकालिक नीतियाँ बनाते हैं जो कि कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म नीति आयोग by discontinuing planning commission. It is an important change. All the states should work for the welfare of nation and Niti Aayog is the best platform for it. It encourages cooperative federation. There are two main points in the formation of Niti Aayog: Team India Hub and Knowledge and Innovations Hub. Team India Hub joins state government with central government. Knowledge and Innovation Hub strengthen the capacity of think tanks and of Niti Aayog. Niti Aayog is a revolutionary reform based on cooperative federation. अब हम बात कर सकते हैं कि अपने सुधार एजेंडे के तहत जो है भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सभी राज्य राष्ट्र हित में एक साथ काम करें, इसके लिए नीति आयोग एक सर्वश्रेष्ठ मंच हम कह सकते हैं। यह है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग की स्थापना के मूल में जो है केंद्र है टीम इंडिया हब तथा ज्ञान और नवाचार हब, 2 टीमें इसमें बनाई गई हैं। टीम इंडिया हब में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। ज्ञान और नवाचार हब जो है उसमें नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत करना है। नीति आयोग जो है सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। तो यहाँ पे आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर दैट्स नेम इज़ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग्स, लेसन नंबर 14। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को डिफाइन करना है। तो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो है जीडीपी जो है रिफर्स टू द टोटल सम ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ अकाउंटिंग ईयर। यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो हमारे टोटल सम होता है, यानी जो टोटल उत्पाद जो अंतिम उत्पाद होता है उसका जो प्राइस होता है उसे हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो है सकल घरेलू आय के अंदर उसको हम इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन वाज द नेशनल इनकम कमिटी एस्टैब्लिश टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था? तो इट इज़ 1949। क्वेश्चन नंबर 4 है हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कि भारत की जो नेशनल इनकम है उसे कौन कैलकुलेट करता है? तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमी इज़ डिवाइड इनटू हाउ मैनी सेक्टर्स। तो कितने सेक्टर्स में हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं? तो देयर विल बी 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपका नेम द 3 सर्विसेज इंक्लूडिंग इन टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर्स में इंक्लूड 3 सर्विसेज के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं टेलीकॉम है, पोस्टल है और बैंकिंग है। इसमें टीचर, डॉक्टर्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है इज़ द प्रोसेस इन विच रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज अलॉन्ग with favorable changes in social, cultural and economic structure. क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द बुक ऑफ श्री एम विश्वेश्वरैया।
एम विश्वेश्वरैया की जो बुक है उसका नाम क्या है? तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज authored by Shri M. Vishweshwarya. Next question number 9. Which 5-year plan was ended 1 year before? कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 साल पहले ही बंद हो गई थी या एंड हो गया था, उसका समाप्त हो गई थी? तो 5th year plan was ended 1 year before. क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? चेयरपर्सन कौन है? तो करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग. फिर आप इसके जो है इसके क्वेश्चन से आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, वो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं. वाई शुड नेशनल इनकम बी कैलकुलेटेड? गिव एनी 3 रीजंस. कोई 3 ऐसे कारण बताइए जिनसे हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं. तो नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बिकॉज इट गिव्स knowledge about economic condition and economic growth. It is helpful in comparing various countries and gives information about the contribution and importance of various economic sectors in the economy. Apart from this, future planning can be done for the economy. Question number 2 है आपका इसमें, हु कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन? कौन थे जिन्होंने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की और कब की? तो कैलकुलेट की थी श्री दादा भाई नारोजी ने इन 1868 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द 3 इंटेलेक्चुअल्स हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. भारत की आज़ादी से पहले 3 ऐसे कौन से इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी कौन ऐसे 3 महान लोग थे जिन्होंने भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट किया था? तो इसमें हम लिख सकते हैं who calculated national income of India before independence were फाइंडले शिराज थे और डॉक्टर V.K.R.V. राव थे और R.C. देसाई थे. क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम. प्रति व्यक्ति आय का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें एक्सप्लेन करना है. तो पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू अ पर्सन इनकम. जो प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसे ये डिफाइन करता है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम टू द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन. यानी टोटल पॉपुलेशन के साथ में जो नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. इट इज़ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये किसी भी राष्ट्र के जो आर्थिक विकास है, आर्थिक गति है, उसको नापने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है. एक्सप्लेन द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स इन इंडिया. भारत के अंदर जो टेरिटरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस को हमें यहाँ पर बताना है, एक्सप्लेन करना है. देयर इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन ऑल द sectors of the country in the last few years, but highest is recorded in territory sector. As a result, territory sectors become the largest production sector in India. Through India has shown changes in contribution of all the sectors in gross domestic production, but no much changes is in employment. Why people did not move on the other sectors from primary sectors? The reason is not enough generation employment in the secondary and tertiary sector. As a result, around 50% of labor is employed in agriculture sector, but agriculture sector contributes less 15% in gross domestic product, whereas contribution of secondary एंड टेरिटरी सेक्टर इज़ मोर देन 85% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. यानी कि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो मोस्टली कृषि में इन्वॉल्व है, लेकिन कृषि से अगर हम ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो देखें तो सिर्फ वो 15% ही कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन अगर डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसके अंदर ओवरऑल हम सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को देखते हैं तो वो 85% कंट्रीब्यूशन करता है. इस वजह से टेरिटरी सेक्टर जो है वो मजबूत होता जा रहा है. 6 क्वेश्चन आपका इसमें आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक वृद्धि जो है, उस कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है. तो इंक्रीज इन नेशंस एक्चुअल आउटपुट ऑफ इनकम लेवल इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक ग्रोथ. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ डिपिक्ट्स नेशंस राइजिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. जब हमारी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है. इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द साइज ऑफ इकोनॉमी और नॉर्मली इट इज़ कंसिडर एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. इसे हम वेलफेयर का इंडेक्स भी कह सकते हैं. प्रोसेस ऑफ राइजिंग इन प्रोडक्शन और इनकम by increasing nation's natural, physical, human and capital resources is called as economic growth. Economic growth is a long-term quantitative process. Economic growth does not have qualitative dimensions. It is a priceless perception. In economic growth, social, political structure changes are not considered. Question number 7.
वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ब्रॉडर दैन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्यों ब्रॉडर है इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट दैन economic growth. It includes qualitative aspects of life along with the quantitative aspects, a favorable social, cultural and political or institutional changes along with increase in national income or per capita income is called as income economic development, whereas economic growth includes only increase in national or per capita income. It is more appropriate criteria to compare two or more कंट्रीज़, कि ये जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि इसके अंदर जो है क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। और इसके अंदर हम जो कहें कि सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो होते हैं उनकी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। प्लानिंग इज़ दैट टेक्निक इन विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड allotted as per priorities to achieve the objectives. This technique can be used by nation in achieving the set of objectives of various sectors like family planning, financial planning, etc. When techniques of planning is used for economic development or to achieve desired economic objectives, then it is called as economic planning. For the first time, this technique was adopted by Soviet Union. Soviet Union in 1928 declared central planning and adopt the path of the economic development by the way of 5-year planning. The next question number 9 is, what was the time period for 12th 5-year plan? 5-year जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय काल क्या था? What are the objective of this plan? इस प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो the time period of 12th 5-year plan was 1st April to 31st March 2017. Basis of 12th 5-year plan was rapid inclusive development. Economic growth of 8% was set a target along with poverty reduction in unemployment, enhancement of education and health sector were etc. were set as a टारगेट। अब इसमें आप कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, जो कि हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद में इसमें नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो वो हम आपको यहाँ से बता देते हैं। इट कैन बी रिफर्ड इन एज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इंक्रीज वैल्यू distributed among owners of factors production which is act in income. For example, land gets rents, labor gets one. कहने का मतलब है कि अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब तो क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय हमारी होगी उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे, और नेशनल प्रोडक्ट का मतलब जो अंतिम उत्पाद हमारा किया जाता है उसके बाद में उत्पादन उसमें नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे 3 सेक्टर्स हैं आपके। प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर आएंगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है कल्टीवेशन, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग एट्सेट्रा, और ऑल्सो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर्स में जो है आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, टेक्सटाइल्स से, फैक्ट्रीज से, वो सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। एंड द टेरिटरी सेक्टर्स जो है, टेरिटरी सेक्टर्स में आपके टेलीकॉम सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज हैं, बैंक सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज, ऑल हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर थर्ड सेक्टर दैट हैज़ टू बी कॉल्ड एज अ टेरिटरी सेक्टर. So we have to be said that there will be 3 sectors in economy. The first one is primary, secondary and tertiary sectors. Question number 3, discuss the changing इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि तीनों सेक्टर्स में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उनके डेवलपमेंट के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे वो भी हमने किया है। तो फैक्ट्रीज केम इनटू द एक्सिस्टेंस स्टार्टिंग एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स, कि किस तरह से हमारे देश में जो है हम कहें कि जो चेंजेस हुए हैं तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स में, वो हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं। The fourth question is what are the objectives behind adopting the techniques of planning in India? भारत में जो योजनाएं प्लान की गई उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर है सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, फिर हम कहें कि इनकम और इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस करना था, ऑप्टिमिज्म द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड
एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर है सेल्फ रिलायंस इन द सेक्टर्स स्पेशली इन माइनिंग एंड कैपिटल गुड्स है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी है। एनचांस एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज है। अटेन सोशल वेलफेयर। फिर है 8 नंबर पे आपका अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज विदाउट इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कांट बी अचीव। 9th नंबर पे हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई। एनचांसमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज हैज टू बी इन्वॉल्व इन इट। सब इंक्रीज इन द पावर जनरेशन एटसेट्रा। एंड द लास्ट टॉपिक इज इसमें आपका था कि रिमूवल ऑफ रीजनल डिसपैरिटीज़ जो है क्षेत्रीय विषमताएं जो है उनको हटाना है या क्षेत्रीय असमानताओं को हटाना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि नीति आयोग जो है उसके ऊपर हमें एक नोट लिखना है। तो नीति आयोग क्या है, इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हैं और प्रेजेंट में वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। इसके डिप्यूटी चेयरपर्सन जो है अरविंद पांडेयन है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है वो श्री अमिताभ कांत हैं। ऑल मिनिस्टर्स जितने भी हैं गवर्नर्स हैं स्टेट्स के वो इसके मेंबर्स होते हैं। वो सभी के सभी जो इसमें प्लानिंग और प्रोग्राम्स में अपनी एडवाइजरी देते हैं। एक थिंक टैंक इंडियन गवर्नमेंट है। और नीति आयोग जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि ऑल स्टेट्स के लिए है, जहाँ पे सारे स्टेट्स एक साथ आकर मिलकर अपने काम करते हैं। इट एनकरेज कोऑपरेटिव यूनियनिज्म को भी ये बहुत बढ़ावा देते हैं और ये 2 मूव्स में काम कर सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं तो टीम इंडिया हब है और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। टीम इंडिया वर्क करती है इंटीग्रेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, जिसमें स्टेट्स और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। और नॉलेज और इनोवेशन हब जो है वो थिंक टैंक कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव यूनियनिज्म। ये हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है एक सहयोगपूर्ण संघ पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड योर चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर विच वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज एंड you will do your work as your properly time which we have to be given to you. So thank you for watching my video.